खुशामदीद, बहुत बहुत स्वागत है। इस्तकबाल आप सबका। शाम के 5 बज चुके हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर असेंबली इंतखाबात पर मबनी ये प्रोग्राम और उन इलाकों की आज बात इस प्रोग्राम में करेंगे जहां पर जम्मू कश्मीर के अंदर दूसरे मरहले में कल यानी सुबह 7 बजे एक बार फिर से सेकेंड फेज में पोलिंग का सिलसिला शुरू हो जाएगा। 10 साल की तवील मुद्दत के बाद जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात हो रहे हैं। पहला मरहला कामयाबी के साथ मुकम्मल हो चुका है। पुरअमन तरीके से 61% से ज्यादा वोट 18 सितंबर 2024 को डाले गए, जिसमें 7 अजला शामिल थे। वो तफसीलात मुकम्मल तौर पर आपके सामने रखी जा चुकी हैं। तज्जिया और तबसरा हमने वक्त गुजरने के साथ साथ किया है, लेकिन 25 सितंबर की वो तारीख जो तय स्केड्यूल या जो ऐलान शुदा स्केड्यूल है उसके मुताबिक कल वादी कश्मीर के 3 और जम्मू सूबे के भी खित्ता पीर पंचाल के बिलखुसूस 2 और साथ में रियासी का एक जिला मिलाकर 6 अजला के अंदर वोट डालने जाएंगे। जब ये वोटिंग का प्रोसेस चलेगा, तैयारियां इंतजामी सतह पर मुकम्मल कर ली गई हैं। थोड़ी देर में उस पर चलेंगे। चंद एक सीटों की बात करेंगे जहां पर इंतहाई दिलचस्प मुकाबले की तवक्को की जा रही है, जहां पर माजी में हमने देखा था कि 2 या 3 बड़ी जमातें आमने सामने हुआ करती थी। कभी नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी में बराह रास्त मुकाबला, कभी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के उम्मीदवारों में बराह रास्त मुकाबला। लेकिन इस बार सूरत हाल बिल्कुल वैसी नहीं है जो 10 साल कबल हमने देखी थी। वक्त गुजरने के साथ साथ चीजें कई इलाकों में तब्दील हुई। हदबंदी के बाद बहुत सारे इलाकों की आप कह सकते हैं कि जोग्राफिया या एतबार से जो शक्ल सूरत थी वो तब्दील हुई और वोटिंग फैक्टर पर भी कहीं कम कहीं ज्यादा ये असरात बहुत हद तक मुरतब होते हमने देखे। इस ताल्लुक से बात करेंगे, लेकिन चंद अपडेट्स भी आपके सामने रखनी है। और सबसे पहले पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती की बात, जिन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को आगाह करने की कोशिश की है। उनके नोटिस में कुछ मामलात लाए हैं कि असेंबली इंतखाबात के दौरान वोटरों को कुछ एक जगहों पर पैसा देकर खरीदने की कोशिश की जा रही है। ये इल्जामात उनकी तरफ से लगे हैं। और दूसरी तरफ आगा मुंतजिर मेहदी जो बडगाम जिले से मैदान में बतौर उम्मीदवार पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से हैं, उनकी जानिब से भी एक मकतूब रवाना किया गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, जिसमें उन्होंने कुछ खदशात का भी इजहार किया है और मुख्तलिफ इलाकों के अंदर नाम लिए बगैर ये कहा है कि वोटरों को अपनी तरफ माइल करने की कोशिशें जमातें कर रही हैं और कुछ लोग पैसा बांट रहे हैं और इसका सख्त या संजीदा नोटिस इलेक्शन हुकाम ले। पुलिस और सिविल इंतजामिया जो इन इंतखाबात के अहसन इनेकाद के लिए कोशिशें कर रही है या तैयारियां चल रही हैं, तो उस पर जो सवालात उठ रहे हैं या उठाने की बात हो रही है उससे कम से कम बचा जाए। साबिक वज़ीर आला जम्मू कश्मीर महबूबा मुफ्ती की जानिब से भी ये मामलात इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के नोटिस में लाने की कोशिश हुई, जिन्होंने ईसीआई से गुजारिश की है कि वो जम्मू कश्मीर के अंदर पुलिस और मकामी जो सिविल इंतजामिया है उनको फौरी तौर से जरूरी हिदायत दे ताकि पैसे तकसीम करके या लोगों को खरीद कर वोट हासिल करने की जो कोशिश की जा रही है, ताकि ये जो बदइंतजामी है कहीं पर ऐसे मामलात पेश ना आए जिससे जाकर पूरे सिस्टम पर या पूरे निज़ाम पर सवालात उठे। आगा मुंतजर मेहदी जो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार हैं, उनकी तरफ से भी एक खत इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लिखा गया। पार्टी सरबराह की जानिब से भी बात इलेक्शन हुकाम के नोटिस में लाई गई। अब किन लोगों पर इल्जामात हैं, क्या हैं, ये सारी चीजें तहकीकात का हिस्सा हैं। ये सब चीजें इलेक्शन हुकाम को देखनी है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी लगा है। कई जगहों पर हमने देखा है कि पैसा इस दौरान पकड़ा भी गया। कार्रवाइयां अलग अलग मकामात पर हुई हैं। वैसे मामलात क्या वाकई में बडगाम या सेंट्रल कश्मीर के बाकी एरियाज के अंदर पेश आया या नहीं, तहकीकात की मांग या कार्रवाई की मांग फौरी तौर से, और पुलिस और सिविल इंतजामिया को कम से कम जरूरी हिदायत दी जाए। पीडीपी सदर और जो बडगाम से उम्मीदवार हैं उनकी जानिब से इन मामलात को की जानिब तवज्जो इलेक्शन हुकाम की दिलाई गई है और साथ साथ एक्शन फौरी तौर पर लिया जाए। अथॉरिटीज को डायरेक्ट किया जाए कि वो ऐसे अनासिर के खिलाफ कार्रवाइयां करें जो वोटों को वोट हासिल करने के लिए पैसे तकसीम कर रहे हैं। इस पर फौरी तौर एक्शन की मांग हो रही है। ये तो एक बात आपके सामने, इस पर आगे चलकर जरूर बात करेंगे। लेकिन आज जहां पर जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से मुख्तलिफ इलाकों के अंदर टीमें भी रवाना की गई हैं और आज सड़क हादसा भी पिछले 2 घंटों के दौरान 2 मुख्तलिफ मकामात पर पेश आए हैं। एक हादसा जो कि रियासी जिले के अंदर पेश आया, जहां पर कल सुबह 7 बजे वोट डाले जाएंगे। दूसरी तरफ पोलिंग अमले की एक और गाड़ी सरहदी जिला पुंछ के मंगनाड़ इलाके में हादसे का शिकार हुई है। कुल मिलाकर अब तक 1 दर्जन के करीब एहलकार जख्मी हुए हैं, जबकि रियासी के अंदर अफसोसनाक वाक़े में 2 लोगों की जान चली गई है, जिसमें एक पुलिस एहलकार भी शामिल है और सिविल इंतजामिया का यानी 2 सरकारी मुलाजमीन जो इलेक्शन ड्यूटी पर पर्टिकुलरली मुतलका हुकाम की जानिब से इलेक्शन हुकाम की जानिब से लगाए गए थे। तरबियत मुकम्मल करने के बाद आज सुबह इन अमले को वादी कश्मीर के अंदर भी मुख्तलिफ इलाकों में रवाना किया गया, जम्मू सूबे के अंदर भी, और इस दौरान हादसा पेश आए। पोलिंग अमले की 2 गाड़ियां
अलग अलग मकामात पर हादसे का शिकार हुई। एक तो अभी तक जो इतलात मौसूल हो रही हैं कि टुस्कम माहौर रियासी के अंदर एक हादसा पेश आया जिसमें कुल मिलाकर दो एहलकार जो हैं वो जख्मी, 2 एहलकारों की जान चली गई जिसमें एक पुलिस एहलकार शामिल है। इसी तरीके से रियासी के अंदर भी एक हादसा पेश आया, पोलिंग स्टाफ को ले जाने वाली गाड़ी हादसे का शिकार हुई जिसमें किसी की जान पुंछ के अंदर तो नहीं गई है। 1 दर्जन से ज्यादा लोग जख्मी हुए, 16 के आसपास ड्राइवर समेत तमाम लोग जिनकी तस्दीक हुई। जबकि आप दूसरी तरफ रियासी की तरफ देखेंगे तो हादसे में 2 लोगों की जान चली गई है। आज ही मुख्तलिफ इलाकों से ये जो अमले हैं या टीमें हैं इनको रवाना किया गया था, लेकिन ये जो 2 अफसोसनाक वाकयात हैं वो आज पेश आए हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात जरा आज के मौजू पर जब हमने बात शुरू ही कर दी है असेंबली इंतखाबात के हवाले से, इंतजामिया आज सुबह से ज्यादा सरगर्म नजर आई क्योंकि पोलिंग अमला अलग अलग इलाकों के अंदर पहुंचाना था, कुछ लोगों की जाने के हादसा पेश आए। अब बात जरा उन इंतखाबी हलकों की बिलखुसूस जिन पर सबसे ज्यादा तवज्जो है। चंद एक वस्ती कश्मीर के इलाके के अंदर है और कुछ खित्ता पीर पंचाल के अंदर अहम शख्सियात मैदान में है। दूसरे मरहले के लिए तमाम तैयारियां इंतजामी सतह पर मुकम्मल कर ली गई हैं। 26 नशिस्तें हैं और उम्मीदवार 239 हैं। रविंद्र रैना, तारिक हमीद कर्रा, उमर अब्दुल्ला, सैयद बशार बुखारी, माफ कीजिएगा सैयद अल्ताफ बुखारी, अब्दुल रहीम राथर, जीएन हंजूरा, शबीर खान, अली मोहम्मद सागर, शमीमा फिरदौस, इसके अलावा चौधरी अकरम, एजाज जान, साबिक एमएलएज हों, एमएलसीज हों या इसके अलावा फॉर्मर मिनिस्टर्स हों और यहां तक कि चीफ मिनिस्टर तक की किस्मत का फैसला इन 26 नशिस्तों से होना। उमर अब्दुल्ला जो 2 सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं इनके लिए भी कल वोट डाले जाएंगे। शाम 6 बजे तक पोलिंग का सिलसिला जारी रहेगा। सख्त सिक्योरिटी इंतजाम के बीच मुख्तलिफ इलाकों के अंदर आज इंतजामिया की जानिब से पोलिंग अमला पहुंचा दिया गया। अलग अलग इलाकों के अंदर जो सुबह से तैयारियां चल रही थी वो शाम होते होते मुकम्मल कर ली गई। थोड़े बहुत अगर कहीं पर इंतजाम करने भी थे तो वो भी चीज़ें बहुत हद तक ठीक कर ली गई हैं। इस तरह की तफसीलात अब तक मौसूल हो रही हैं और मुतअद्दिद इलाकों के अंदर जहां पर सख्त सिक्योरिटी के बीच पुलिस और सिविल इंतजामिया के जो एहलकार हैं उनको आज तमाम पोलिंग स्टेशन बशमूल लाइन ऑफ कंट्रोल या बाकी एरियाज़ के अंदर भी जहां पर अमले को तैनात किया जाना था वो पहुंचाए गए हैं। और जम्मू कश्मीर के अंदर सेकेंड फेज में 239 उम्मीदवार हैं जिसमें आजाद उम्मीदवारों की अच्छी खासी तादाद है। इस पर भी आगे चलकर बात करेंगे, लेकिन जरा आप ग्राफिक्स के जरिए आपको फटाफट से वो इलाके बता देते हैं जहां पर इंतखाबात होने जा रहे हैं और जिन एरियाज के अंदर अहम तरीन चेहरों पर नजर है। 6 अजला है, सेकेंड फेज है जिसमें 3 वादी कश्मीर के अंदर और 3 इन 6 अजला में से जम्मू सूबे के अंदर पीर पंचाल के 2, जबकि रियासी को भी आप इस खत्ते के साथ जोड़कर देखेंगे तो ये 3 अजला जो जहां पर कल वोट डाले जाएंगे। गांदरबल, श्रीनगर, बडगाम, राजौरी, पुंछ और रियासी, इसमें 2 डिस्ट्रिक्ट्स जहां पर एलओसी भी पास है। और जिन असेंबली हलकों के अंदर जो 26 कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं इसमें कंगन गांदरबल एसटी के लिए रिजर्व सीट, गांदरबल प्रॉपर, हजरत बल श्रीनगर, खानियाज श्रीनगर, हब्बा कदल श्रीनगर, लाल चौक श्रीनगर की सीट, छानपुरा, जटीबल, ईदगाह, सेंट्रल शाल्टिंग 2 सीटें यहां पर नहीं, ये श्रीनगर जिले की सीटें। सेंट्रल कश्मीर के बडगाम को आप देखेंगे तो बडगाम प्रॉपर, बीरवा सीट, खान साहब, चरार शरीफ और चाडूरा, ये वो असेंबली हलके हैं जहां पर कल सुबह 7 बजे से वोट डाले जाएंगे। इसके अलावा जम्मू की तरफ आ जाएंगे तो कल एसटी सीट जो गुलाबगढ़ रियासी से है जहां पर साबिक रियासी वजीर भी मैदान में है, उनका नाम भी चूंकि इस बार भी बतौर आजाद उम्मीदवार मैदान में है। गुलाबगढ़ से रियासी प्रॉपर, श्री माता वैष्णो देवी जो नई सीट है यहां पर भी दिलचस्प मुकाबले की तवक्को है। कालाकोट, सुंदरबनी, नौशहरा का कुछ एरिया काट कर इस सीट में डाला गया डिलिमिटेशन के बाद। यहां पर कल वोटिंग होगी। नौशहरा के अंदर वोट डाले जाएंगे। राजौरी जो एसटी सीट है, बुद्धल की प्रॉपर एसटी सीट है, थना मंडी की जो एसटी सीट है, सुरनकोट पुंछ के अंदर एसटी सीट और इसके अलावा पुंछ हवेली और मेंढर एसटी सीट। आप पिछले नताइज की तरफ चले जाएंगे तो 2016 में नताइज क्या थे हम सबके सामने, फटाफट से जरा वो भी बता देते हैं। रिजल्ट्स 2014 बताते हैं कि किसका पलड़ा कहां से भारी था, लेकिन इस बार तस्वीर पूरी तरीके से मुख्तलिफ है, सूरत हाल जरा अलग है। कंगन से नेशनल कॉन्फ्रेंस, गांदरबल से एनसी, हजरत बल पीडीपी, खानियार पीडीपी, हब्बा कदल नेशनल कॉन्फ्रेंस, लाल चौक से पीडीपी, छानपुरा से जो इस बार नई सीट है यहां से
अपनी पार्टी के सरबराह मैदान में हैं। जरीबल पीडीपी के खाते में गई थी। ईदगाह की सीट भी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने साल 2014 में जीती थी, 10 बरस कबल जो इंतखाबी नताइज हम सबके सामने थे, और उसके बाद असेंबली इलेक्शंस नहीं हुए। नई सीट सेंट्रल शाल्टिंग भी है। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस के सदर तारिक हमीद कर्रा मैदान में यहां से हैं। बडगाम से एनसी, बीरवा से एनसी, खान साहब से पीडीपी, सराज शरीफ से पीडीपी, चाडोरा से पीडीपी, गुलाबगढ़ जो एसटी सीट थी एनसी ने ये सीट अपने नाम की थी। अब्दुल गनी यहां से मैदान में थे। रियासी से बीजेपी सीट जीतने में कामयाब रही थी। और नई सीट श्री माता वैष्णो देवी जो इस बार हदबंदी के बाद, परिसीमन के बाद नई सीट बनी है, वो आपके सामने है। इस बार यहां पर भी कल वोट जब डाले जाएंगे तो वोटिंग परसेंटेज भी बहुत हद तक चीजें बताएगी कि क्या रुझानात यहां से हैं। कालाकोट सुंदरबनी बीजेपी के खाते में थी, जो इस बार नहीं है। पिछली बार चूंकि नौशहरा के साथ ये थी तो बीजेपी के खाते में। नौशहरा वाली सीट रविंद्र रैना के नाम थी 2014 में, जो पार्टी के 3 मरतबा उसके बाद सरबराह बने। राजौरी एसटी सीट पीडीपी के नाम थी। बुद्धल एसटी सीट पीडीपी के नाम थी। इस बार पीडीपी के जो उम्मीदवार हैं वो अपनी पार्टी में गए, फिर बीजेपी में। इस बार बीजेपी के उम्मीदवार हैं साबिक रियासती वजीर। थना मंडी एसटी सीट नई सीट है, जो 5 में से 1 सीट राजौरी से बनी है, वो यही सीट है। सुरनकोट के अंदर कांग्रेस ने चौधरी मोहम्मद अकरम जीते थे। पुंछ हवेली के अंदर पीडीपी शाह मोहम्मद तांत्रे जीते थे। मेंढर एसटी सीट है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार जावेद राना यहां से जीत कर गए थे। ये वो सारी सीटें हैं। तो ये वो सीटें हैं जो साल 2014 के नताइज आपके सामने रखे हैं। इधर आज दिन भर की तस्वीरें, इंतखाबी अमले को मुख्तलिफ इलाकों के अंदर रवाना किया गया। एक एक करके तमाम इलाकों के अंदर भी चलेंगे जहां जहां पर ये तैयारियां नजर आई हैं। 4 हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मुख्तलिफ इलाकों से ज्वाइन किए हैं। सलीम वानी हमारे ब्यूरो हेड इस वक्त वादी कश्मीर से ज्वाइन किए हैं। गांधरबल की बात होगी तो आपको बताएंगे कि साबिक वज़ीर आला मैदान में हैं, बीच में उन्होंने दूसरे इलाके का रुख किया, इसको लेकर भी सवालात खड़े हुए। बडगाम भी चलेंगे। मोहम्मद अशरफ डार हमें ज्वाइन करेंगे। पहले दिन से मुसलसल आपको अपडेट करते रहें, और इस सीट की बात करना भी ज़रूरी है क्योंकि उमर अब्दुल्ला यहाँ से भी मैदान में है, दीगर कुछ नाम भी है, बड़ा फैक्टर है। पुंछ चलेंगे जहाँ पर आमतौर पर 2 कैंडिडेट सामने सामने हुआ करते थे, लेकिन इस बार 4 से 5 लोग जो बड़े चेहरे हैं, फिर आज़ाद उम्मीदवार भी, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स भी, वो भी एक मेजर फैक्टर है। और राजौरी की भी बात करेंगे जहां 3 मरतबा पिछले 10 बरसों में भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के सदर बनने वाले रविंद्र रैना मैदान में हैं और सुरेंद्र चौधरी नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से इनके सामने हैं। कुल मिलाकर 25,28,000 से ज्यादा वोटर्स जो इस बार 239 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे, और तमाम एरियाज के अंदर 3,000 से ज्यादा पोलिंग स्टेशन बाज़ाब्ता तौर पर कायम कर दिए गए हैं। शुरुआत जरा हम करते हैं गांधरबल से। सलीम वानी आपके पास आएंगे। मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर तैयारियां हैं। गांधरबल भी अहम तरीन और दिलचस्प एरियाज में से एक रहा है। जब हम इस पूरे एरिया को देखते हैं, सिर्फ गांधरबल को, कंगन को छोड़कर, आज के वक्त में एक बड़ी तादाद कैंडिडेट्स की हम सबके सामने। गांधरबल के अंदर 20 उम्मीदवार, 20 से 21 उम्मीदवार यहां से मैदान में हैं। फॉर्मर चीफ मिनिस्टर है। मैं अगर ये पूछूं कि 2014 से मुख्तलिफ ये चुनाव क्यों हैं, खासतौर से गांधरबल के लिए अहमियत क्या इस चुनाव की है, तो वो जरा डिस्क्राइब करें, जो आप माहौल अपने दाएं बाएं खासतौर से गांधरबल के अंदर देख पाए हैं। देखो आसिफ, अगर गांधरबल की बात करेंगे तो गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में 2 कॉन्स्टिट्यूंसी है, एक गांधरबल कॉन्स्टिट्यूंसी है, एक कंगन कॉन्स्टिट्यूंसी है। लेकिन इस बार जो 2014 के साल के बाद जो इलेक्शन होने, जो कंगन की सीट है वो रिजर्व हो गई है। जो वहाँ पे फॉर्मर एमएलए भी रहे थे मियां अल्ताफ, अब तो मेंबर पार्लियामेंट है, जो 1987 से लेकर कंगन से सीट वो जीतते आया हुआ। 2014 में भी जो इलेक्शन हुआ उस टाइम भी कठिन मुकाबला रहा था, उसको पीडीपी कैंडिडेट बशीर मीर के साथ कम ही वोटों का फैसला हुआ था। तो उस टाइम भी एमएलए जो रहे हैं, फिर 2018 तक मियां अल्ताफ ही रहे। लेकिन आपने गांधरबल की बात की, अगर देखा जाए तो माजी में जो शेख खानदान है, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला या उमर अब्दुल्ला ने गांधरबल में हर इलेक्शन में यहाँ पे पार्टिसिपेशन की थी। लेकिन उमर अब्दुल्ला ने इस बार जो कैंपेन चलाई गांधरबल में, तो उसने यही कहा था कि 2014 में जो मैंने फॉर्मर एमएलए जो गांधरबल के रहे हैं 2014 में, इशफाक जब्बार, और उसने ये कहा था कि ये मेरी बड़ी गलती थी, जो पार्टी के बगैर मैंने गलती की थी, मेरा गलत फैसला था। उसने ये क्यों कहा था कि वो उसको पता, क्योंकि पार्टी के बहुत सारे वहाँ पे मामलात होते हैं। लेकिन
इस बार जो गांधरबल का मुकाबला है वो कठिन है। यहाँ पे पीडीपी के उम्मीदवार जो कंगन के बशीर मीर है, क्योंकि कंगन में जो सीट है वो रिजर्व हो गई है, लेकिन कंगन को जो अपोजिट वहाँ पे एमएलए मियां अल्ताफ के बेटे मियां मेहर अली जो मियां अल्ताफ का फर्जंदा है, उसके मद्दे मुकाबल जो पीडीपी के कैंडिडेट है एसटी जमात अली शाहीन जो वलीवार के रहने वाले हैं, इस बार उसने पीडीपी के कैंडिडेट पे मैंडेट पे कंगन में इलेक्शन लड़ना है। उधर भी मुकाबला है, लेकिन गांधरबल की अगर बात करेंगे तो इस बार गांधरबल में मुकाबला बड़ा कठिन रहेगा, क्योंकि अब बशीर मीर जो पीडीपी ने यह फैसला लिया है कि बशीर मीर को हम गांधरबल से मैंडेट देंगे, और आखिर में पीडीपी ने यह फैसला लिया बशीर मीर इस बार गांधरबल से इलेक्शन लड़ेगा। लेकिन इस बार जो गांधरबल का मुकाबला रहेगा वो जबरदस्त रहेगा, क्योंकि अच्छा, ये जो सलीम 20 उम्मीदवार मैदान में हैं, ये 2-3 बड़े फेसेस हमें नजर आते हैं, इंक्लूडिंग फॉर्मर चीफ मिनिस्टर। ये इन बड़ी जमातों के लिए या बड़े चेहरों के लिए वाकई में एक चैलेंज है, या वो नॉर्मली इन चीजों को ले रहे हैं, या खदशा है, डर है कि शायद वोट तकसीम हो सकता है कहीं ना कहीं लास्ट पॉइंट पे जाकर, लास्ट फेज में जब काउंटिंग 8 अक्टूबर को होगी तो किसी बड़े चेहरे को नुकसान भी उठाना पड़ सकता है? बिल्कुल आसिफ, जो अगर देखा जाए जो 2014 तक इलेक्शन हुए हैं जम्मू एंड कश्मीर में, उन इलेक्शन और इस इलेक्शन में 2024 के इलेक्शन है वो काफी डिफरेंट है। 2014 तक जो इलेक्शन हुआ करता था तो लोगों को यही दिखाया जाता था कि एक टाइप का कि आपको ये कैंडिडेट कामयाब करना है तो उन्हीं को कर, लेकिन 2024 का इलेक्शन जो आज गांधरबल में होने जा रहा है, यहाँ पे लोकल कैंडिडेट भी 1-2 उठे हैं, जिसमें डीएपी के कैसर सुल्तान जिन, वो भी डीपीएपी के कैंडिडेट उठे हैं, उसको भी इस बार काफी लोगों ने हिमायत की है। उसके बाद जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है कांग्रेस के साथ जो साहिल फारूक है, उसने भी फार्म सबमिट किया है। उसके बाद जो मुकाबला कठिन यहाँ पे चलेगा, जो पीडीपी कैंडिडेट बशीर मीर है और उमर अब्दुल्ला है। इस बार इलेक्शन में ये नहीं कहा जाता है कि आपको इलेक्शन शायद वन साइडेड है, जो माजी की हालत थी उस इलेक्शन और इस इलेक्शन में काफी आज फर्क है। इस बार मुकाबला है और मुकाबला अब लोगों तक है। ठीक है सलीम, मैं आपके पास दोबारा लौटूंगा। जरा सेंट्रल कश्मीर की जब बात हुई है तो मोहम्मद अशरफ डार के पास चलते हैं। अशरफ, इस जिले से 46 उम्मीदवार मैदान में हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज जब उमर अब्दुल्ला की बात हो रही है तो उसी बात को आगे बढ़ाते हुए बडगाम से वो मैदान में है। आज कुछ इल्जामात भी लगे इशारों में कि पैसा बांटा जा रहा है, इलेक्शन अथॉरिटीज के नोटिस में लाने की बात पार्टी उम्मीदवार ने भी की है। यही सूरत हाल क्या प्रॉपर इस हिस्से के अंदर, इस असेंबली हल्के में भी है? वोट बटेगा, शायद बड़े नाम या जो बड़ी पार्टियां हैं वो उनको नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि जमात भी मैदान में है, वो एक फैक्टर हो सकता है। फिर आज़ाद उम्मीदवार काफ़ी ज़्यादा हैं, कई बड़े नामी गिरामी चेहरे जो बाकी डिपार्टमेंट्स, बाकी शोबों को छोड़कर इस बार सियासत में अपने करियर का आगाज़ कर रहे हैं। फिर दूसरी बात ये कि अलायंस का भी एक फैक्टर दिखाने की कोशिश हुई है। कैसे चीज़ें इस वक्त चल रही हैं? क्या कोई सरप्राइजिंग रिजल्ट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 8 अक्टूबर को इंतखाबी हल्का बडगाम से? जहाँ तक हम बडगाम की बात करें तो 5 हल्के हैं, 5 हल्के इंतखाब है, चाहे शरीफ हो, चारोरा हो, बीरवा हो, खान साहब हो या प्रॉपर बडगाम हो। तो अगर हम प्रॉपर बडगाम की बात करें तो जहाँ तक बडगाम की हम बात करते हैं तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का गढ़ रह चुका है, क्योंकि आगा रोहला 3 बार वहां से एमएलए बने और उससे पहले भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के वहां पर जो उम्मीदवार थे वो जीत के आते थे। इस बार जब आगा रोहला पार्लियामेंट के लिए चुने गए, उसके बाद जैसे ही पार्लियामेंट में उसने जीत हासिल की, कहीं ना कहीं बडगाम सीट पे सबसे ज्यादा नजर थी। आखिरकार बडगाम के जो हल्के इंतखाब वहां किसको उम्मीदवार नेशनल कॉन्फ्रेंस बनाएगी। कई ऐसे उम्मीदवार लिस्ट में थे जिसमें सबसे बड़ा नाम आगा महमूद का आता था कि शायद आगा रोहला के बाद आगा महमूद वहां से इलेक्शन लड़ेंगे। मगर जब उमर अब्दुल्ला ने पहले कहा कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, फिर पार्टी ने कहा कि नहीं उमर अब्दुल्ला को आपको इलेक्शन लड़ना होगा, तो पहले वो गांधरबल चले गए और गांधरबल से उसने फैसला कि मैं बडगाम से भी इलेक्शन लड़ूंगा। तो उसने लास्ट हम कह सकते हैं कि लास्ट के दिनों में ही अपना फॉर्म जमा किया। उसके बाद पार्टी में कई ऐसी बातें चली, आगा महमूद कहीं ना कहीं पार्टी से रूठे, फिर उसको मनाने के लिए फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला लगातार उनसे रब्ते में रहे, बिला फिर वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ ही रहे। सवाल ये है क्या उमर अब्दुल्ला बडगाम से जीत के जाते हैं या नहीं, क्योंकि अगर हम देखें जब बडगाम का जो सबसे बड़ा फैक्टर होता है वो शिया कम्युनिटी से वाबस्ता जो वोटर्स होते हैं वो कहीं ना कहीं एक तरफ चले जाते थे। चाहे आगा रोहला हो या कोई कैंडिडेट जब मैदान में आता था तो कहीं ना कहीं वो शिया वोट जो है एक तरफ जाता था। इस बार उमर अब्दुल्ला के लिए आगा रोहला वोट मांग रहे हैं। वही आगा रोहला के चचेरे भाई
यानी आगा सईद हसन के जो बेटे हैं, छोटे वाले बेटे आगा मुंतजर, उसको पीडीपी ने मैंडेट दिया, यानी उसने उमर अब्दुल्ला के मध्य मुकाबले उसको खड़ा किया है। बिल्कुल। तो मुकाबला काफी सख्त होगा, क्योंकि देखना यह है कि अगर रुहुल्लाह जिन शिया इलाकों में वोट मांगने के लिए रुहुल्लाह के लिए जाते हैं, क्या वो उमर अब्दुल्ला का वोट करेंगे? ये सबसे बड़ा सवालिया निशान होगा। इसलिए क्योंकि आगा मुंतजर दूसरी साइड में, जब आगा मुंतजर उन्हीं इलाकों में जाते तो वहां पर भी उसका वालाना इस्तेमाल होता है। अब ये देखना है कि क्या ये वोट कन्वर्ट होता है उमर अब्दुल्ला को या आगा मुंतजर, आने वाले दिनों में जरूर पता चले। मगर जहां तक मुकाबले की हम बात करें, मुकाबला काफी सख्त होगा। पांचों की पांचों सीटों पे जब हम बात करते हैं बडगाम में, कोई नया एक रिजल्ट सामने आएगा। हम बीरवा कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें, यहाँ पर हमने 2014 में उमर अब्दुल्ला को देखा और नजीर खान जो उसके मध्य मुकाबले थे, या नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो उम्मीदवार थे या पीडीपी के जो उम्मीदवार थे, तो कहीं ना कहीं मुकाबला काफी सख्त था। नेशनल कॉन्फ्रेंस को उस वक्त बीरवा कॉन्स्टिट्यूंसी से झटका लगा जब उन्होंने गुलाम अहमद खान, जो कि काफी पुराने वर्कर्स माने जाते थे और एक अहम रोल रहता है उसका जब भी इलेक्शन होता है, तो बीरवा में गुलाम अहमद खान का एक अहम रोल होता था। जब पार्टी को वो मैंडेट मांगने गए, लोगों ने कहा कि यहाँ में लोकल कैंडिडेट है तो गुलाम अहमद खान का नाम पहले आया। लोगों ने काफी कोशिश की, वर्करों ने, कि गुलाम अहमद खान को नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से मैंडेट दिया जाए, मगर ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने फिर जो है डॉक्टर मोहम्मद शफी को ही अपना उम्मीदवार चुना। उसके बाद जो गुलाम अहमद खान है वो पीडीपी में चले गए, और जैसे वो पीडीपी में चले गए तो बीरवा का जो नक्शा है वो काफी चेंज देखने को मिला, क्योंकि एक यहाँ के लोकल कैंडिडेट है, उसका एक अपना रसूख है, यहाँ उनके खानदान का एक बहुत बड़ा असर रहता है। तो जो बाकी जो कैंडिडेट है, नजीर खान है या मोहम्मद शफी है, जो डॉक्टर मोहम्मद शफी है, मुकाबला कई इन तीनों के नजर आता था, क्योंकि नजीर ठीक है, मैं इस पर दोबारा भी आऊंगा। मैं बाकी जरा एक एक कमेंट ले लेता हूँ। सनी शर्मा से भी, जमशीद मलिक साहब भी हमारे साथ हैं, राजौरी और पुंछ के अंदर भी, क्योंकि वोटिंग होने जा रही है। लाइन ऑफ कंट्रोल से शहर के इलाकों तक इस वक्त तमाम तैयारियां हैं। सनी, पुंछ के अंदर 2 दर्जन से ज्यादा कैंडिडेट्स मैदान में है। क्या ये चीज दिलचस्प बना रही है इस मुकाबले को इस सीट पर, या फिर शायद यही हम देखें कि 2-3 फेसेस 10 साल पहले आमने सामने थे, शायद वैसे ही वही इस बार हो और बाकी तमाम लोग वोट काटने वाला शायद रोल प्ले कर सकते हैं इस बार? जी बिल्कुल आसिफ, अगर हम बात करें तो लगभग 1 दर्जन के करीब जो कैंडिडेट हैं वो इस बार मैदान में है। और अगर हम बात करें तो इस बार जो है जिस तरह से आज़ाद उम्मीदवार हो या बड़ी पार्टियों के नेता हो, लगातार इन दिनों में जो है वो प्रचार करते हुए नजर आए। और जिस तरह से देखा जा रहा है पुंछ के अंदर, अगर हम बात करें तो पुंछ के अंदर लगभग 3 से 4 उम्मीदवार ऐसे हैं जो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर जो है इस इलेक्शन में उतरे हैं। और अगर हम बात करें तो जब भी हमने लोगों से बात की और लोग जो है उन लोगों से जो है लोगों का ये कहना है कि हम उन लोगों से तंग आ चुके हैं जो कि हमारी बात तक नहीं सुनने को नजर आते थे। लोग जो है इस बार बदलाव चाहते हैं। और अगर हम दूर दराज के इलाकों की बात करें, क्योंकि फ्रेंड्स के साथ का जो इलाका है या उसके अलावा जो मैटर हो या सुरमकोट का इलाका हो, वहां पर भी लोग जो है इस बार बदलाव चाहते हैं। और अगर हम फैंस के पास की बात करें तो ज्यादातर लोगों को वहां पर दिक्कतों का जो है वो सामना करना पड़ा है। लगातार लोग यही मांग पिछले कई सालों से जो है, यानी मैं आपकी बात का मतलब ये समझूं कि कैंडिडेट्स जितने मर्जी आए, बुनियादी मुद्दों पर जो बात करने वाला व्यक्ति है, शायद पब्लिक उसके पीछे जा रही है। जी बिल्कुल आसिफ, अगर हम बात करें तो पिछले कई सालों से लोग यही चाहते आए हैं और आज भी लोग यही चाहते हैं कि वो उस कैंडिडेट को सामने लाया जाए जो हमारी बात जो है वो आगे तक रख सके। क्योंकि आपको पता ही है कि पुंछ के जो रास्ते हैं या उसके अलावा पिछले कई सालों से पुंछ के जो लोग हैं बिजली पानी के लिए ही रोते आए हैं और आज भी वो बिजली पानी के लिए जो है वो रोते हुए नजर आ रहे हैं। आज तक पुंछ की अगर बात करें तो पुंछ में बिजली पानी लोगों को अच्छी तरह से नहीं मिल पाया है, इसीलिए लोग जो है इस बार बदलाव चाहते हैं। अगर हम बात करें तो पिछले कई सालों से जो हमारे पुंछ के एमएलए रहे हैं वो पुंछ में नजर नहीं आए हैं, उसको लेकर भी लोगों में काफी गुस्सा था और लोग इस बार बदलाव चाहते हैं। क्योंकि हमने पहले देखा था जिस तरह से पिछली बार लोगों ने एक बदलाव के तौर पर पीडीपी के कैंडिडेट फेसेस बदलते रहे, हमने देखा फेसेस बदलते रहे, लेकिन नाराजगी आज भी बरकरार है और वो शायद गुस्से का इजहार वोट के जरिए भी हो। जमशीद आपके पास आऊंगा, बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया, बाकी एरियाज पर हम आइंदा दिनों में जरूर बात करेंगे, लेकिन ये जो अहम तरीन हल्का है, वो शख्स जो बीजेपी का 3 बार प्रेसिडेंट रहा, उनके सामने नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बड़ा मजबूत दावेदारी मानी जा रही है मैदान में उतारा। पर्टिकुलरली इस सीट को लेकर क्या इस वक्त लोगों के जहन में है, क्या कोई फर्क डिलिमिटेशन की रिपोर्ट के बाद पड़ा,
या हम ये मानकर चलें कि लोकल लेवल पर फेसेस मैटर करते हैं, उस तरफ ज्यादा चीजें जा रही हैं? क्योंकि एज कंपेयर टू बाकी एरियाज यहां पर हम ज्यादा कैंडिडेट्स नहीं देखते, लेकिन मुकाबला फिर भी दिलचस्प 2014 की तरह। आसिफ, बिल्कुल ये मुकाबला, सबकी निगाहें अगर जम्मू कश्मीर में इस वक्त इलेक्शन को लेके हैं, सबकी निगाहें जो इस वक्त असेंबली हल्का नौशहरा है इस पे लगी है। उसकी बड़ी वजह है कि भाजपा के रियासती सदर रविंदर रैना जी यहाँ मैदान में से हैं और वहीं सुरेंद्र चौधरी इनके साथ मद्द मुकाबल हैं इस बार इलेक्शन में। हालांकि 2014 में भी यही दोनों उम्मीदवार आमने सामने थे, जहां सुरेंद्र चौधरी को शिकस्त हुई थी, मगर डीलिमिटेशन के बाद कुछ चीजें इस इलाके में जरूर हम कह सकते हैं चेंज हुई हैं। डीलिमिटेशन के बाद सुंदरबनी जो मेन इलाका है जहां से रविंदर रैना जी रहने वाले हैं, उस इलाके को काट के कालाकोट के साथ लगा दिया और राजौरी का कुछ हिस्सा काट कर नौशहरा के साथ लगा दिया। इसका एक फैक्टर जरूर नजर आएगा। जिस तरह पिछले कुछ दिनों से हम कैंपेनिंग भी देख रहे हैं, क्योंकि लगातार बड़े बड़े लीडरान के आने का सिलसिला वहां देखने को मिला। चाहे हम जम्मू कश्मीर की अगर बात करें, साबका वजीर आली उमर अब्दुल्ला की बात करें, उन्होंने दौर किया। वजीर दाखिला अमित शाह ने नौशहरा के अंदर दौरा किया, मगर हालात इस बार के जो बिल्कुल डिफरेंट जैसे नजर आ रहे हैं। आसिफ, जो हालात 2014 में थे उसके बिल्कुल बरअक्स इस बार देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि इस बार बहुत सारी चीजें चेंज देखने को मिली। इससे पहले अगर इस खिता के अंदर इलेक्शन की बात होती थी तो गुज्जर पहाड़ी के नाम पर लोगों को डिवाइड किया जाता था, जो इस बार देखने को नहीं मिला। इस बार बहुत कुछ चेंज होने वाला। और जिस तरह हम अगर नौशहरा की बात करें तो नौशहरा में कांटे की टक्कर जरूर देखने को मिल सकती है, क्योंकि इस सीट पर इस वक्त सबकी निगाहें। हालांकि नौशहरा असेंबली हल्का जो बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक है। दूसरी तरफ अगर वोटर्स की बात करें, इतने ज्यादा वोटर भी नहीं है, 86,608 वोटर कुल है इस इलाके में, मगर लाइन ऑफ कंट्रोल के बिल्कुल नजदीक का इलाका है, जिससे इस पर और भी नजरें रहती हैं। दूसरी तरफ जहां पिछले कुछ दिनों से अगर कैंपेन का सिलसिला देखने को मिले, कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं, हालांकि उनकी तस्दीक किसी तरफ से की नहीं जाती, मगर इस बार का मुकाबला जो देखने को मिलेगा 2014 से बिल्कुल डिफरेंट होगा। क्योंकि 2014 का मुकाबला जब नौशहरा से सुरेंद्र चौधरी बाहर निकले थे तो वो मुकाबला वहीं पे खत्म हो गया था, मगर इस बार मुकाबला काफी टक्कर का देखने का मिलेगा दोनों। यानी ये जो आप कह रहे हैं कि डेवलपमेंटल एस्पेक्ट से लोग इस चीज को देख रहे हैं कि पहले जो दो चीजों पर सबसे ज्यादा या जात पात पर वोट मांगी जाती रहे, दिए जाते रहे, इस बार हम कम से कम ये जहन बदलता हुआ देख रहे हैं खित्ते के अंदर कि मेरे इलाके में जो काम करेगा, प्रायोरिटी में रखेगा, मैं उसके पीछे जाऊंगा। ये एक शऊर पैदा हुआ है वोटर में। ये आपकी बात का मैं मतलब निकालूं? बिल्कुल, आज से इसका मतलब यही भी निकाल सकते हैं, क्योंकि नए वोटरों से भी अगर हम बात करें, नए वोटरों से में हमने बात की है, नए वोटर का भी मानना यही है, रोजगार और डेवलपमेंट, इन दोनों चीजों का इस बार फोकस बहुत ज्यादा रहा। जहां भाजपा ने डेवलपमेंट के नाम पर अगर बुद्धल या दराल इलाके के इलाकों की बात करें, वजीर दाखिला की तरफ से भी इसका ऐलान किया गया कि बुद्धल जो हमारी 7 लेक्स हैं दराल के ऊपरले इलाकों में, उनको टूरिज्म के नक्शे पे लाया जाएगा। इस बार इलेक्शन में बिल्कुल अलग जैसी चीजें देखने को मिली। जहां पहले जाति हमले एक दूसरे पे किए जाते थे, वैसी चीजें नहीं देखने को मिली। इस बार डेवलपमेंट पर लीडरान की तरफ ज्यादा तवज्जो दी गई लीडरान की तरफ से। हालांकि दावे जरूर बड़े बड़े किए गए हैं, मगर नौशहरा के जहां तक अगर हम बात करें, नौशहरा के अंदर एक मुद्दा जो इस पर हमने देखा दोबारा उठाया गया कि नौशहरा के लोग जो एक लगभग दुनिया तक एहजाज पर है, जब नौशहरा के लोगों की तरफ से मांग की जा रही थी कि उनको डिस्ट्रिक्ट का दर्जा दिया जाए, उस वक्त नौशहरा 1-2 महीने तक तकरीबन बंद रहा था। वो मुद्दा इस बार काफी गरमाया हुआ नौशहरा के अंदर देखने को मिल रहा है। जी आसिफ, ठीक है। सलीम वानी, हम लोगों को कैंपेन में देख रहे हैं। 16 अगस्त को जब शेड्यूल सामने आया तो उसके बाद गांदरबल के अंदर भी जब से कैंपेन शुरू हुई, फिर अनाउंसमेंट एक एक करके नामों की हुई। इंतखाबी मंशूर में, मैनिफेस्टो में जो कुछ पार्टियों ने कहा, कल हम इसी प्रोग्राम में इस पर बात कर रहे थे कि जब लोग या जो लीडरान हैं, उम्मीदवार हैं, ग्राउंड में जा रहे हैं, मैनिफेस्टो में जो लिखा है उस पर बहुत कम बात हो रही है। क्या ये चीज़ लोगों के जहन में घर कर रही है कि कहीं वो माजी की तरह सूरत हाल तो नहीं बनने वाली कि आप कुछ भी कहकर वोट हासिल कर लें, जीत जाएं, बाद में शायद बेसिक इश्यूज को छोड़ दिया जाए? जो नौजवान वोटर है, आम शहरी है, बुजुर्ग है, खवातीन है, जिनको कल गांदरबल के अंदर वोट डालना है, क्या उनके जहन में नब्ज क्या करती है, कहती है? ताकि वोटर को, जो आज वोटर को वोट डालना है, उसको खुद को पता है कि मुझे वोट किसको डालना है। आज 2024 में जो वोटर को खुद के वोट की कदर आ गई, वो अब किसी के बहकावे में नहीं आएगा, किसी के उन फालतू बातों में नहीं आएगा। इस चीज का अब एहसास यहाँ पे हो गया है।
ये चीज जरूर है कि आजकल का जो जमाना है, आजकल के घर में अगर 5 वोटर है, अगर थिंकिंग अपनी अपनी मिलती नहीं है तो वो 5 पार्टियों को वोट जरूर जाएंगे। लेकिन इस बार जो वोटर वोट डालेगा वो सोच समझ के वोट डालेगा। अगर माजी की बात भी करें, जो यहाँ के पॉलिटिकल लीडर्स रहे भी हैं, चाहे जम्मू एंड कश्मीर के किसी भी जगह पे, जो माजी की हालत थी यहाँ पे कि जो यहाँ पे सपने भी दिखा जा रहे थे, तो आज इस बार इसीलिए मैंने पहले भी बोला कि मुकाबला कठिन रहेगा, गांदरबल हो या कंगन हो, लेकिन इस बार वोटिंग डिफरेंट होगी। वोटर जो वोट डालेगा सोच समझ के डालेगा, और इस बार वो वोटिंग में काफी चेंज भी आएगी, काफी जो नए वोटर्स है वो भी अपना वोट डालेंगे। लेकिन इस बार जो मुकाबले हर जगह कश्मीर में रहेंगे वो डिफरेंट रहेंगे, और इस बार आपको बहुत सारी चीजें नई मिलेंगी इस इलेक्शन में। मोहम्मद अशरफ डार, बडगाम के अंदर 2 नामों या 2 चेहरों पर सबसे ज्यादा तवज्जो या जिनका जिक्र होता रहा, मुंतजर मेहदी, एक आगा मुंतजर साहब, और इसके अलावा दूसरा नाम उमर अब्दुल्ला का। लेकिन बाकी जो नाम हैं, बाकी कैंडिडेट्स हैं, जिसमें हमने देखा कि मुंतजर मोहिउद्दीन साहब का नाम जब सामने आया, उमर अब्दुल्ला को लेकर एक बयान उन्होंने दिया तो काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी कुछ लोगों की तरफ से खड़ी की गई। फिर हमने देखा कि एआईपी भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव आपके इस पूरे हल्के में रही। फिर हमने ये देखा कि वोटरों को माइल करने की कोशिश जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी अपने हिसाब से वो एक और पार्टी को सपोर्ट करने की बात कह रही थी। इस गैर यकीनी या तजब्जुब भरी सूरत हाल के बीच ये जो बाकी नाम हैं, 2 बड़े नामों के अलावा, ये इस बार खास तौर से बडगाम की सियासत में घर करते हुए नजर आ रहे हैं। चीजें असरअंदाज होंगी। देखिए आसिफ, जैसे आप कह रहे हैं, अगर हम नेशनल कॉन्फ्रेंस या पीडीपी को छोड़कर बाकी अवामी इत्तेहाद पार्टी की बात करें, यहाँ बिरवा की बात करें, जहाँ पर सज्जन बरकती की बेटी जो कि बिरवा में लगातार अपनी कैंपेनिंग कर रही थी, तो क्या ये वो वोट है जो जज्बाती वोट है? क्या ये रैलियों तक ही रहेगा या उसके बाद ये वोट में कन्वर्ट होगा? ये कल पता चलेगा जब वोटर्स घर से बाहर आएंगे। जहां तक हमने एआईपी की बात की, इंजीनियर रशीद खुद जो है मुख्तलिफ इलाकों में बडगाम के जहां जहां पर उसने कैंडिडेट्स अपने उठाए थे उन इलाकों में चले गए, वहां पर उन्होंने तिहाड़ जेल की बात की या बाकी कुछ बात की। मकसद ये था कि वोटर्स को किसी तरह अपने कैंडिडेटों की ओर खींचे ताकि वो उनके हक में वोट डाले। देखना यह है पार्टियों ने जो स्लोगन दिए हैं, क्या लोग उसमें वोट देंगे या नौजवान इस वक्त बदलाव चाहते हैं। ज्यादातर अगर नौजवान इस वक्त वोट डालने के लिए घर से निकलेगा, एक तो बेरोजगारी सबसे बड़ा मसला है, दूसरा जिससे जम्मू कश्मीर में इस वक्त मंशात काफी ज्यादा फैला, उसको रोकने के लिए हर एक पार्टी ने अपने मंशूर में जगह दी है। क्या वो इम्प्लीमेंट होता है, किस तरह वो इसको रोक सकते हैं, ये भी एक बड़ा मुद्दा है। मगर सवाल ये है जो पार्टियों ने कैंडिडेट्स, चाहे आजाद उम्मीदवार की बात करें या हम पार्टी लेवल पे जो छोटी पार्टियां हैं उन्होंने भी अपने कैंडिडेट्स से, जब हम बडगाम की बात करते हैं तो वहां पर हम देखते हैं हकीम यासीन की पार्टी ने भी वहां पर कैंडिडेट उठाया है, एआईपी का भी कैंडिडेट वहां पर है, कुछ आजाद उम्मीदवार भी है। मुकाबला काफी सख्त होगा, मगर देखना होगा आखिर बाजी कौन मारेगा। मैंने पहले भी कहा, अगर हम खान साहब की बात करें, वहां पर हकीम यासीन और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच मुकाबला है। हकीम यासीन मिनिस्टर रह चुके हैं, इस बार का मुकाबला कुछ डिफरेंट होगा। ऐसे नताइज सामने आएंगे, शायद ये सियासत में पहली बार होगा जो सरप्राइजिंग रिजल्ट हो सकता है, जिसकी तवक्को ज्यादा कर रहे हैं। सनी, आखिर में ये भी बताइएगा, लाइन ऑफ कंट्रोल का एक बड़ा एरिया जो पुंछ डिस्ट्रिक्ट कवर करता है, क्या तैयारियां हैं? लोकसभा इलेक्शंस के पैटर्न को क्या फॉलो किया गया है? जहां पर बंकर्स की जरूरत थी उनको पोलिंग स्टेशन बनाया गया, जरूरत पड़ने पर क्या अंडरग्राउंड बंकर्स को पोलिंग स्टेशन के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा? प्रिपरेशंस क्या है एलओसी के आसपास? अगर एलओसी के पास के इलाके की बात करें तो वहां पहले इलेक्शन में भी हमने देखा था कि जितने भी बंकर थे उन्हें जो है इलेक्शन के लिए जो है वो एक्टिवेट कर दिया गया था। और आज भी देखा गया है कि जितने भी जलास हो, सलोत्री हो, मंगनाड़ हो या उसके अलावा शाहपुर हो, किरनी हो या खरी करमाड़ा का इलाका हो, यहाँ जितने भी बंकर हैं उन्हें जो है वो रेडी कर दिया गया है। अगर कोई भी कोशिश जो है वो की जाती है तो तुरंत वोटर को जो है वहां पर पहुंचाया जाएगा, वहां पर जो है वोट जो है वो कास्ट करवाया जाएगा। इंतजामिया की तरफ से इन इलाकों में कड़े बंदोबस्त जो है वो किए गए हैं। और अगर हम बात करें तो सेना की तरफ से इन इलाकों में बख्तरबंद गाड़ियां जो है उन्हें भी जो है वो रखा जाएगा। अगर कोई भी इस तरह की वाकया सामने आता है तो तुरंत ही वोटर को उन गाड़ियों के थ्रू जो है उन बंकरों तक जो है वो पहुंचाया जाएगा। जी आसिफ। जमशीद, जरा अपने जिले का अपडेट कर दीजिएगा। मैक्सिमम एरियाज वो हैं जो एलओसी के पास हैं, तो क्या सेम पैटर्न लोकसभा वाला फॉलो किया गया है?
वोटर्स चांस मिस ना करें, तैयारियां क्या हैं प्रिपरेशंस उस एरिया के अंदर जहां पर सबसे ज्यादा एक तरह से तवज्जो का मरकज बने रहते हैं? एक चीज थोड़ी सी अच्छी है कि फायरिंग इस बार नहीं है, लेकिन फिर भी प्रिपरेशंस। बिल्कुल, इस बार एक चीज और देखने को मिली कि इंतजामिया की तरफ से तकरीबन 30 से 45 पोलिंग स्टेशन और मजीद बढ़ाए गए। उसकी दो वजह ये भी हम बता सकते हैं, जहां एक नया असेंबली हल्का भी तैयार हुआ जो थाना मंडी जिसको नाम दिया गया। दूसरी तरफ राजौरी के अगर लाइन ऑफ कंट्रोल की बात करें, कुल मिलाकर 51 पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जो बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक बनाए गए। इन बंकर्स के बिल्कुल इन पोलिंग स्टेशन के बिल्कुल नजदीक कम्युनिटी बंकर भी हैं जो पूरी तरह तैयार किए गए हैं। अगर ऐसे में हालात कशीदा होते हैं, हालांकि राहत की खबर ये जरूर है कि पिछले 2-3 सालों से लाइन ऑफ कंट्रोल पर ना जंग माहिदे के बाद हालात काफी बेहतर हुए हैं, क्योंकि इसके बाद पार्लियामेंट इलेक्शन भी हुए। मगर इंतजामिया की तरफ से तैयारियां पहले से पूरी तरह मुकम्मल कर ली हैं। 51 पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जो बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक में है, जिसमें नौशहरा की बात करें या मंजाकोट की बात करें, ये इलाके हैं जहां पर लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक पोलिंग स्टेशन। उन पोलिंग स्टेशनों के बिल्कुल नजदीक कम्युनिटी बैंकर भी बनाए गए हैं, जिनको देखते हुए इंतजामिया ने वो भी पूरी तरह तैयारी की गई है कि अगर ऐसे हालात खराब होते हैं तो वहां उनको शिफ्ट किया जाएगा। और उससे पहले ही अगर हम देखें, लाइन ऑफ कंट्रोल पर पूरी तरह पहले से कई दिनों से तैयारियां देखने को मिल रही थी, जहां जगह जगह पर चेकिंग का सिलसिला देखने को मिल रहा था। बीपी गाड़ियां इन इलाकों में पहुंचा दी गई हैं, राहत का सामान या फर्स्ट एड का सामान हर जगह पर पहले से ही पहुंचा दिया गया। लाइन ऑफ कंट्रोल या दिगर जगहों के लिए इंतजामिया पूरी तरह ही पहले से ही तैयार बैठी है। मगर इस बार के इलेक्शन के अंदर जहां तक अगर हम आज से बात करें, पूरे राजौरी की 5 नशिस्तों पर हर जगह हम कड़ा मुकाबला जरूर देखेंगे तमाम सियासी पार्टियों के बीच में, क्योंकि इस बार कांटे की टक्कर होगी। जिस तरह इससे पहले मैंने बताया कि इससे पहले हिंदू मुस्लिम पहाड़ी गुजर के नाम पर लोगों को तकसीम किया जाता था, मगर इस बार ऐसा देखने को मिला। हालांकि इससे पहले इलेक्शन हम पीछे देखते तो उसमें जमातों की तरफ से कभी अपना मंशूर भी राजौरी पुंछ के लोगों को उसका इल्म नहीं होता था। इस बार ऐसा मौका है कि लोग अपना मंशूर घर घर तक पहुंचा रहे हैं। मगर इससे आप ये समझ सकते हैं कि वोटर इस बार काफी चेंज हुआ और कई शऊर भी है और बहुत हद तक दबाव भी पॉलिटिकल पार्टियों पर पड़ा है। सलीम वानी, जमशीद मलिक, सनी शर्मा, मोहम्मद अशरफ डार, बहुत बहुत शुक्रिया अलग अलग इलाकों से हमारे साथ रहने के लिए और बताने के लिए। कल जब 7 बजे वोटिंग शुरू होगी शाम 6 बजे तक, तब आपको इन इलाकों से अपडेट भी करेंगे कि जो आज हम बात कर रहे हैं वाकई में ऐसा कुछ है या नहीं, क्योंकि वोटर्स का बड़ी तादाद में बाहर आना हमारे सवालों का जवाब भी होगा। और पॉलिटिकल पार्टियां जो अपने अपने हिसाब से वोटरों को माइल करने की कोशिश कर रहे थे, अगर नाराजगी है, कोई नोटा को जाएगा, कोई किसी सियासी जमात को वोट करने जाएगा, लेकिन फिर भी अपना ओपिनियन उसने डेमोक्रेटिक प्रोसेस में देना है और वो है वोट के जरिए। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स का इस्तेमाल होगा और इसके लिए एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पर जो तैयारियां मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी ना हो, इन चीज़ों का ख्याल रखते हुए इलेक्शन अथॉरिटीज़ कर रही हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर भी तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं। 26 हल्के तैयार हैं, 239 उम्मीदवार। कौन जीतेगा कौन हारेगा यह अवाम ने तय करना है। कल 11 घंटे की पोलिंग और इसके नताइज 8 अक्टूबर 2024 को सब चीज़ें बहुत हद तक साफ कर देंगे। इस प्रोग्राम में मेरे साथ बस इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार डिस्कशंस, प्रोग्राम्स, बुलेटिन्स, खबरों, तज्जियों और तबसरों पर मबनी प्रोग्राम्स जारी रहेंगे।